चटा ऋषि पार्ट 2। आ जाओ भाई रे, जाटा बहुत कना हो रहा है आज। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में जमानू पाला पड़ता मौसम का मैं फिर तक स्वागत करूँ तो सुना दो क्या अंतर है जो फटाफट से। बहुत घना जाडा भाई आज तो सच्ची में बहुत घना जाडा है भाई। रात में रिजाई का मैं भी जाडा लगा था, रिजाई के ऊपर कंबल और गेटना पड़ा। सुबह उठा सुबह जाडा नहीं उठा भाई, बहुत घनी ठंडा आज। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आ जाओ फटाफट से। हाँ, एसएससी जीडी की क्लास आज से शुरू होगी भाई, शाम को 8 बजे से रात को 8 बजे, 8 से 9 1 घंटा डेली। ठीक है, धूप दाप कि मैं को नहीं आंदा भाई आज, कड़ा रही तारा रही भाई, धूप आड़े को नहीं आ रही फिलहाल। हा। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, आप इन हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी जिसके अंदर हमारी 20 क्लासें हो चुकी है। आज हमारी 21वें नंबर की क्लास है। हमारा टॉपिक चलने लग रहा था हरियाणा में कृषि, और हरियाणा में कृषि का हम लोग एक पार्ट कर चुके थे। ठीक है, शुक्रवार को क्लास में, शनिवार को मैं आउट ऑफ स्टेशन था, संडे की हमारी छुट्टी होती है, तो आज हमारी अगली क्लास है। ठीक है, तो हरियाणा में कृषि का पार्ट 2 है, वो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमने उस दिन सारी तो फसलों के बारे में पढ़ लिया था, मोटा मोटा कपास, धान, गेहूं कब बोए जाते, क्या कुछ होती है। 2 टाइप की फसलें पड़ी थी। ठीक है, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें। आषाढ़ी फसलें रबी वालों को बोला जाता है, सावनी फसलें खरीफ वालों को बोला जाता है। ठीक है, सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके। आज हम लोग पढ़ेंगे पहली चीज तो हरियाणा के अंदर मंडियां, कौन सी मंडी कहां पर है। जैसे मान लिया सेब मंडी कड़ा है, खजूर मंडी कड़ा है, फलानी मंडी कड़ा है, तो इन 2-3 मंडियां बारह में पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जितने भी हमारे उत्कृष्टता केंद्र हैं, एक्सीलेंस सेंटर हैं, जो कि हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे कंसेप्चुअल और वन लाइनर टाइप क्वेश्चन करके आज इस टॉपिक को खत्म करने का काम करेंगे। हरियाणा में कृषि वाला टॉपिक है, ये टॉपिक आज हो जाएगा समाप्त। ठीक है, चीजें समझ में आई? क्या हुआ? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 76 ठीक कराया तो आवाम है। प्रणाम प्रणाम भाई। हरियाणा जीके वाले क्या हो गया, नेशनल वॉलीबॉल क्या हो गया, हरियाणा जीके कुछ स्थान है। पलवल थाने से राम राम मास्टर, राम राम भाई, राम राम MS। चलो भाई देखो स्टार्ट करते हैं। ये तो क्या लिखे रहे हो, फिर मिट जाए कमेंट ऑटोमेटिक, गायब हो जाए। बैच लिखे, बैच का हेल्पलाइन नंबर क्या है? योगिता भाई, योगिता डाल रखे यार बैच के उसके अंदर। ये चीज देखो, तुम बैच बूथ से रिलेटेड जो भी क्वेरी होना है, या तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, या फिर जो तुमको व्हाट्सएप नंबर दे रखे, मैसेज करा करो। लाइव क्लास का बीच में ये वो ना करया करो भाई प्लीज। क्लास में एक मूड होया करे कि हाँ भाई इस मूड तक पढ़ावांगे। 81 688 45 241, 81 688 45 241, ये व्हाट्सएप होया करे भाई इस पर। ठीक है, बैच का हेल्पलाइन नंबर है, टीम वाले तरगेल कॉन्टेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई देखो स्टार्ट करते हैं, इसको हटाओ। तो भाई देखो सबसे पहले देखेंगे हरियाणा के अंदर मंडियां। भाई HR में जो मंडियां हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने का काम करें, कौन कौन सी मंडियां हैं, कैसी क्या कुछ है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीवियस ईयर के हिसाब से भी, और इसके अंदर से बहुत प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास क्या हुआ, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पर स्थित है? पहली कड़ा होगी, पहली मतलब भारत का में है, पंजाब का में, लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी है वो हरियाणा के अंदर है। तो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र लाडवा के अंदर है। याद कैसे रखोगे? लाडवा विधानसभा से हमारे हरियाणा के जो CM साहब है नायाब सिंह सैनी, जो वर्तमान में है, वो मुख्यमंत्री वहीं से बने हुए, यानी वहीं से विधायक चुने गए थे। ठीक है, और वहीं से फिर आगे से विधायक दल के नेता चुन के मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है जी, अब जो मुख्यमंत्री साहब होंगे, सीधी सी बात है, वो जहां से विधायक बने उसी चीज का तो विकास करवाएंगे। तो उन्होंने विकास के रूप में क्या चीज
चीज बोली कि भाई मैं तो जो हरियाणा मतलब एशिया की जो दूसरी सबसे बड़ी जो अनाज मंडी है वो तो मैं लाडवा में बनवाऊंगा, ठीक है, कुरुक्षेत्र का मैं बनवाऊंगा। तो आपसे प्रश्न पूछेगा पहला, एशिया की सेकंड सबसे बड़ी अनाज मंडी भाई, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कड़ा देखने ना मिला भाई, या अपना कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिली, लाडवा के अंदर। याद रखने की ट्रिक सभी के दिमाग में घुस गई होगी, जी हां बिल्कुल घुस गई, लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर। ओके जी, ये चीज होगी क्लियर। अब हमें दो तीन चीजों के बारे में पढ़ना, दो तीन मंडियों के बारे में पढ़ना, बट डायरेक्ट, जैसे सेब मंडी कड़ा है, फलानी मंडी कड़ा है, तो सेब मंडी आपको कहां पर देखने को मिलेगी? अब मेरे को बताओ, सेब कैसी होती है? लाल लाल होती है। और जो आपने बंदर देखे होंगे, गामा गामा बंदर, ठीक है, बंदर का के सौदा लाल हो भाई, बंदर का कुल्ला क्या है? लाल हो, यानी पंचकुला। पंचकुला के अंदर क्या हमें सेब की मंडी देखने को मिलती है, यानी सेब मंडी कहां पर देखने को मिलेगी? सेब मंडी। याद कैसे रखोगे? बस सेब जिसे लाल लाल रंग किसका हुआ है? कुल्ल्या का हुआ है जी। सेब मंडी आपको पिंजौर पंचकुला के अंदर देखने को मिलती है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी, ठीक है। अरे ऐसी ऐसी ब्रह्मास्त्र ट्रिक बताऊंगा, आजीवन चीजें याद रहोगी, कदे भूलो को नहीं, ठीक है जी। अगली जाती शहद मंडी, शह से शहद, शह से शाहाबाद। शाहाबाद भी कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। ओके जी। तो तीसरे नंबर में हमारे पास कौन सी आती है? शहद मंडी। तो हरियाणा के अंदर शहद मंडी कड़ा देखने ना मिलेगी। सह से शहद और शह से ही क्या बन जाएगा? शाहाबाद बन जाएगा, शाहाबाद। और शाहाबाद कड़ा है भाई हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर हमें शाहाबाद देखने को मिलता है, तो शहद मंडी भी हमें यहीं पर देखने को मिल जाएगी। ओके जी। उसके बाद आती है हमारी अगली मंडी जिसका नाम है मसाला मंडी भाई, ठीक है। मसाला मंडी आपको कहां पर देखने को मिलती है? सोनीपत के अंदर। इसको कैसे? सोनीपत के अंदर भी एक गांव जिसका नाम है शेरसा गांव। इसको कैसे याद रखोगे? जैसे शाम में अगर शेर खड़ा होना है तो बिना बात के ऐसी भड़काऊ बातें नहीं करनी चाहिए जिस तक तिल्ली लागा शेर का। तिल्ली लागना मतलब समझ गए? जिस तक शेर का कितना मसाला मारन लग रहे हो कि ले शेर, और मसाला लागती शेर भड़का खा जाएगा, ठीक है, यानी शेरसा गांव, ठीक है। तो यानी अगली मंडी हमारे पास कौन सी आएगी? चौथे नंबर पे जो मंडी आती है उसका नाम है मसाला मंडी, ठीक है। मसाला किसके ऊपर नहीं डालना चाहिए? शेर के ऊपर कभी भी मसाला नहीं डालना चाहिए, यानी कि शेरसा गांव। और शेरसा, सिरसा ना समझ लियो, शेरसा गांव है कहां पर? ये आपके हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है शेरसा गांव। यहां पर क्या है? आपको मसाला मंडी देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया भाई। सर आपने सैटरडे को क्या है क्लास नहीं लगी थी? नहीं भाई, सैटरडे को क्लास नहीं लगी थी, बोला तो था यार, मैं छुट्टी पे हूं। शुक्रवार को जब क्लास लगी थी उस क्लास के अंदर ही बता दिया था। कनाडा तलायू, राम राम मास्टर, राम राम भाई कपिल। हाँ वेरी गुड, देखो अगला हमारे पास है इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी। इसको हॉर्टिकल्चर मंडी भी बोल देते हैं या फिर अंतरराष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर मैक्सिमम टाइम हर बार यही प्रश्न पूछा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह कहां पर? आपकी गन्नौर सोनीपत के अंदर है। कैसे याद रखोगे? देखो किसानों के लिए सोना क्या है? अनाज मंडी ही तो उनके लिए सोना है, यानी सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन कड़े अगर है अनाज मंडी का में, यानी जड़ता इंटरनेशनल लेवल तक फल और सब्जियां जाओ हैं उड़ता यारी। कोई चीज एक तो अपना देश में बेचो, एक विदेश में बेचो, विदेश में ज्यादा महंगा पैसा में जाओगी, यानी कि अपनी ज्यादा कमाई, यानी अपने पास ज्यादा सोना होगा। यानी सीधी सी बात है, अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पर चीजें बेचने लग रहे तो उससे हमें क्या है? ज्यादा पैसे की, यानी ज्यादा सोने की कमाई होगी। तो अंतरराष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी कड़ा है गन्नौर सोनीपत के अंदर हमको देखने को मिलती है, ठीक है जी। लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी, फल व सब्जी मंडी, या फिर इसको हॉर्टिकल्चर मंडी भी बोल देते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर मंडी भी इसको बोल देते हैं, कल्चर मंडी। ये हमें कहां पर देखने को मिलती है? गन्नौर सोनीपत। याद रह जाएगा? जी हां बिल्कुल याद रह जाएगा। इसके अंदर तो कोई 2 या 3 राय है ही नहीं जी, याद तो करना पड़ेगा। नहीं डार्लिंग को कराओगी, डार्लिंग जिद्दे आओगी जी, सिलेक्शन होगा, बिना सिलेक्शन डार्लिंग कहां से आएगी? मान रहे हो इस बात को? उसके बाद आती है हमारे पास 5 होगी। छठे नंबर पे आती है हमारे पास फूल मंडी भाई। हरियाणा के अंदर फूल मंडी कहां पर देखने? जहां पर मेनली फूलों का आदान प्रदान होता है, फूल बेचे जाते हैं, गुलाब के, अरियों, रैंड बैंड सारे के सारे, ठीक है। तो तारती मेनली तमनु बताओ, तारती ये चीजें कौन सिखाओ है? तारा गुरु सिखाने लगे रहा है,
कि भाई पढ़ लिख के नौकरी लग जाओगे तो तारा पास डार्लिंग आ जाएगी। गुरु से क्या बन गया, गुरुग्राम बन गया। तो यानी फूल देना भी कौन सिखावा है, गुरु सिखाने लग रहा है कि नू बैठ के नू फूल दे दियो। ठीक है, यानी फूल मंडी कहां पर, आपके हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर क्या हमको फूल मंडी देखने को मिलती है। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। और इस फूल मंडी की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है, तो नीदरलैंड के सहयोग से हुई है भाई। ठीक है, नीदरलैंड के सहयोग से क्या है, फूल मंडी की स्थापना हुई है। ओके जी, ये चीज भी हमें समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई। अब मैंने टोटल 6 मंडियों के बारे में पढ़ लिया है विस्तार पूर्वक, हर एक साथी के दिमाग में घुस गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं हरियाणा के अंदर टोटल मंडियां कितनी है, जिसके अंदर अनाज मंडी भी, फूल मंडी भी और कहेगी सब्जी मंडी भी, सारी डाल की मंडी जिसका मैं इंक्लूड है। तो टोटल हरियाणा के अंदर 126 मंडियां हमको देखने को मिलती हैं भाई। टोटल एचआर में मंडियां कितनी है भाई, हर एक टाइप की मंडी इसके अंदर शुमार होगी। तो कितनी टोटल 126 मंडियां हमको देखने को मिलती हैं भाई, 126। ठीक है, 26 अंदर 56। ओके, चीजें समझ में आई हर एक साथी के, जी बिल्कुल आ गई। अब यहां पर जो एक बोर्ड है, उस बोर्ड के बारे में, चलो उस बोर्ड के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एक्सीलेंस सेंटर, जिसको बोलते हैं उत्कृष्टता केंद्र। ये क्या कुछ चीज होती है जी, ये सरकार के द्वारा ना कुछ उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं, जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, चीजें समझ में आई। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ही हिंदी है उत्कृष्टता केंद्र, यानी एक्सीलेंस का सेंटर, ये केंद्र ना, वो मतलब उत्कृष्ट यानी चीजों को आगे बढ़ाने वाला केंद्र कौन सा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। चीजें समझ में आई, जी बिल्कुल आई। तो अब हमें कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है कि भाई आपका जैसे मान लो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स ये कड़ा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स यो कड़ा है, ये ताजा ताजा स्थापित करे गए हैं। ठीक है, और अब ये भी है, मतलब इसका एचएससी के द्वारा पूछे भी गए हैं। जो पिछला जो सीट है 2022-23 उसका में पूछे गए थे हरियाणा ग्रुप डी के अंदर भी, इसके 24-25 में तो आया को नहीं हो। ठीक है, लेकिन उसका पाछले में आए थे, तो अब इन्हें पढ़ने जरूरी है। क्या हुआ सर, और कितने टॉपिक रह गए भाई, नहीं पता भाई कितने दिन में खत्म हो जाएगी। तुमको करना क्या चाहिए, कितने दिन में खत्म होता, हम पढ़ो तारा पेपर पहले धरती करवाए दी वहां, बस बात खत्म। रोज की क्लास लेने लग रहा हूं, बस संडे की छुट्टी मारो, और नूबी कौन भाई कि भो किसी दिन छुट्टी मार ली, कोई अर्जेंट काम हो जिदे छुट्टी लागे है, मानो यह बात है। तो अपना एंड तो भाई पूरी कोशिश करा जितना जल्दी हो सके, बाकी तो हम फोकस करो पढ़ने का ऊपर। ओके, क्या हुआ, लगे पाछा आपका नाम का भंडारा कराऊंगा, अच्छा रहे करवा दिए यार। सर जी एज रिलैक्सेशन मिलेगा क्या भाई, ये चीज मैं बहुत बार बता चुका हूं, एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। कितना हंगा लगा लियो, तो हमको नहीं मिला एज रिलैक्सेशन, बात क्लियर भाई। मैं प्रैक्टिकल होगी बात करूं, मन्ना तारता कोई दुश्मनी को नहीं भाई। मैं तो चाहूं भाई, तब सोचो इब हरियाणा पुलिस में सिर्फ 18 से 25 साल के बालक के फार्म भर सका है, रूल यो है फिलहाल खातर। अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे मान लिया भाई 3 साल का मिल गया, 28 साल के बालक भी फार्म भर सका है, मान लो हमारा तो बेनिफिट है यार भाई। 26, 27, 28 साल के बालक भी बैच ले होंगे, मानो है बात, वो बालक भी पढ़ना होंगे यूट्यूब पे, हमारा तो बेनिफिट है, हमारा घाटा थोड़ी ना। लेकिन मैं धरती प्रैक्टिकल बात बताऊं कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा मेरे भाई, मना तरता कोई दुश्मनी को नहीं कि हाँ भाई इन एज रिलैक्सेशन नहीं मिलना चाहिए ना, ये शामिल हो जाए, मन्ना की दुश्मनी यार। हमारा तो बेनिफिट हो रहा है भाई, 3 साल का और छूट मिल जाए तो भाई और बालक आओगे हमारा द्वारा पढ़ने, हमारा तो बेनिफिट है। लेकिन मैं प्रैक्टिकल चीज के ऊपर बात करूं, यह चीज संभव को नहीं मेरे भाई, ये चीज संभव नहीं है। चाहे आप कोर्ट के अंदर चले जाओ, चाहे कहीं पे चले जाओ, कोर्ट मतलब ये चीजें पहले कोर्ट के अंदर गई हुई है, कोर्ट ने पहले खुद ने ये चीज बोली थी कि भाई ये सरकार का डिसीजन है, भाई सरकार एज रिलैक्सेशन देना चाहिए या ना देना चाहिए, टोटली डिपेंड ऑन गवर्नमेंट। और सरकार के पास अगर तुम जाओगे कि हाँ जी हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए, सरकार बोले प्रूफ लाओ, और किसी ने दिया है और किसी ने तो नहीं दिया। पिछली बार कोरोना के टाइम पर हुआ था, उस टाइम तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और सब ने दिया था एज रिलैक्सेशन 3-3 साल का, तो उसकी वजह से मिला था तुमको एज रिलैक्सेशन। अब की बार तो कोई देने ही नहीं लग रहा, तो एज रिलैक्सेशन क्यों मिलेगा, खुद सोच के देखो तुम, आई चीज समझ में। तो ये दिक्कत है। बाकी इन्होंने जो मतलब जैसे 2000 जो अभी इन्होंने इलेक्शन के पास जो भर्तियां निकाली थी 29 का मैं शामिल करे लिया, ताकि उनकी उम्र का मैं कोई दिक्कत ना उड़, कोई केस बनाए को नहीं, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन मेरे भाई तब मिलता है जब 2-3 साल से भर्ती ना आई हो। अभी पिछली भर्ती पूरी अभी ये इलेक्शन के टाइम पर निकली हुई थी, ठीक है, वो विड्रॉ कर ली, तो उन वाले सभी बच्चों को तो मौका दे दिया, ठीक है।
बाकी भाई तुम्हारी मर्जी है, मैं तो तुमको सच्चाई बताने लग रहा हूं, ठीक है। अब देखो अब आगे चलते हैं भाई। तो फूल मंडी टोटल हरियाणा के अंदर मंडियां, ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता के अंदर आओ। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसको बोलते हैं हिंदी में उत्कृष्टता केंद्र। उत्कृष्टता केंद्र भाई हरियाणा के अंदर जो अलग अलग उत्कृष्टता केंद्र है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, ठीक है, यानी कि सब्जियों का उत्कृष्टता केंद्र। ये कहां पर है भाई? तो ये कहां पर? आपके घरोंडा करनाल के अंदर। याद कैसे रखोगे? सब्जियों को कैसे घरोंड देते हैं, गचड़ 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 करके, ऐसे कुकर के अंदर सिट्टी मरवा के सी, यानी सब्जियों को हमने घरोंड दिया, यानी रोंद दिया। घरोंडा का मतलब क्या? रोंदना। घरोंडा के अंदर रोंद आ गया ना, रोंड यानी रोंदना, ठीक है। यानी सबसे पहले नंबर पे कौन सा है तुम्हारा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों का जो उत्कृष्टता केंद्र है, सब्जियों का उत्कृष्टता केंद्र, यह हमारा कहां पर देखने को मिलता है? तो सब्जियों का उत्कृष्टता केंद्र हमको घरोंडा के अंदर देखने को मिलता है। और घरोंडा कहां पर है जी? घरोंडा करनाल के अंदर है जी। बिल्कुल सही बात है जी। इसको याद कैसे रखोगे जी? इसको याद रखने की सिंपल सी नहीं जाटेगी। तो घरोंडा, रोंडा के अंदर क्या आ गया हमारे पास? देखो रोंडा से बन गया रोंद, रोंडा रोंद, ठीक है। यानी कि उसको हमने सब्जियों को ऐसे रोंद दिया, अपने पैरों से क्या हमने सब्जियों को रोंदने का काम किया है, ठीक है। तो यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स पूछ ले, घरोंडा करनाल के अंदर है। ओके जी, चीजें समझ में आई। इसके अलावा इसकी खास बात ये भाई, ये हरियाणा का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। हरियाणा का, अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कौन सा है, तो वो भी यही आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स करनाल के अंदर। ओके जी। इसकी स्थापना कब हुई थी? हालांकि आज तक इसकी स्थापना कभी भी पूछी नहीं एग्जामिनर ने, फिर भी लिख लो। तो इसकी स्थापना हुई थी साल 2011 के अंदर, यानी कि हरियाणा के अंदर पहला, अगर आपसे पूछ ले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसकी स्थापना कब हुई थी, तो साल 2011, ठीक है। यानी हरियाणा ने ब्याह की एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाए में दिया। इस तरीके से याद रख लो। तो 2011 के अंदर, हालांकि साल कोई नहीं पूछता, आपसे पूछेगा सिर्फ ये भाई किस लोकेशन के ऊपर है, या फिर आपसे पूछ ले हरियाणा का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अरे तारे पलाट कटे हैं के क्यों? अरे भाव भाव भाव, ये टोचन का चक्कर में लड़ी जा है। टोचने हो रहा भाई, टोचने हो रहा है, दूसरे लड़ा है। ओ तरीक है, कुतिया बेचारी गाड़ी तला लुक रही है, चार चार कुत्ते लो रे। बड़ा गंदा काम भाई, इनका जाडा जाडा ये भी दुखी करेंगे, ठीक है भाई। आगे चलते, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स हमने पढ़ लिया। अब आता हमारे पास फलों से रिलेटेड, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये लाइन बार बार लिखना रहने दूं, डायरेक्ट लिख दूं फॉर फ्रूट्स, यानी कि फलों के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। समझ तो जाओगे ना भाई, पूरी लाइन ये होगी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, फॉर फ्रूट्स। तो ये वाला हमारा जो फ्रूट वाला है, ये कड़ा देखने ना मिला है। तो फ्रूट वाला हमें मंजियाना गांव के अंदर देखने में मिलता है। कहां पर? मंजियाना गांव। ये मंजियाना गांव कड़ा जी, मंजियाना गांव आपके हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर हमें मंजियाना गांव देखने को मिलता है भाई। ओके जी। इसको याद कैसे रखो? मंजियाना का मतलब मांझना। जब भी हम लोग फल फ्रूट खाते हैं तो ये बोला जाता है कि उनको पहले मांझ लो, यानी उनको पहले अच्छे से धो लो, ठीक है, नमक के पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर, ताकि उसके ऊपर अगर कोई केमिकल लगा हुआ है तो वो इजिली मिट जाए, ठीक है। तो यानी कि मंजियाना से बन गया मांझना। फलों को हम लोग मांझ के सेवन करते हैं। और इसका हमारा गठन हुआ था साल 2013 के अंदर, इसका गठन हुआ था। यानी कि जो हमारा ये सब्जी आड़ा था, इसके 2 साल पाछा के है, इसका गठन हुआ था फ्रूट आड़ा का। ओके जी, चीजें समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई। अगला हमारे पास जो तीसरा आता है वो कौन सा है? तीसरा हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फूल, फॉर फ्लावर्स, यानी कि फूलों के लिए। तो फूलों का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो हरियाणा के अंदर कहां पर स्थित है, ये और बताओ। तो ये हमारा कौन सा आपका मुनीमपुर गांव है। कहां पर? हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर भाई, ठीक है। कहां पर हमें देखने को मिलता है? मुनीमपुर गांव
मुनीमपुर गांव जो कि कड़ा देखना मिलता है हरियाणा का झज्जर जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है। ठीक है जी, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है जी? इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है, देखो मुनीम, मुनीम तो हमने देखा मुनीम का क्या काम हुआ है? हिसाब किताब रखना। ठीक है, और मुनीमती के है, मुनीमती दिन में कम से कम 2 बार तो फूल दे देने चाहिए। ठीक है, नहीं तो मुनीम का अगर दिमाग फिर गया तो तारा सारा हिसाब किताब ना खराब करके दर देगा। इस ट्रिक का दिमाग में सेट रख सको। ठीक है भाई, मुनीम गेल यानी अपने अच्छे संबंध होने चाहिए, और अच्छे संबंधों की देन क्या है? गुलाब का फूल। गुलाब का फूल दो, मुनीम का बहुत अच्छे संबंध है इसके तो भाई मेरे गेल। ठीक है, यानी मुनीमपुर गांव झज्जर के अंदर क्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स हमको देखने को मिलता है। ओके जी, अगला आता हमारे पास चौथा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब बागवानी। ओके जी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर। ठीक है, यानी जो बागवानी का जो उत्कृष्टता केंद्र है। ठीक है, ये हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? सारे याद रख लियो, एक एक झटका में याद करवाने लगे, पाछा याद नहीं होंगे। ये हमें कहां पर? गिगनाऊ यानी कि भिवानी जिले के अंदर देखने को मिलता है। गिगनाऊ, गिगनाऊ कड़हतारा, गिगनाऊ भिवानी जिले के अंदर, उधर हमको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी देखने को मिलती है। इसको कैसे याद रखो? इसको कैसे याद रखो भाई? कितनी बार गिनाऊं? गिगनाऊ का मतलब भाई कितनी बार गिनाऊं? भाई वाह, हर बार के है बाग का महता है, सेब लेगी बाज है। कितनी बार गिनाऊं? हर बार हमारा बाग का में चोरी हुआ है। ठीक है, यानी बागवानी की बात हो, गिनाऊ यानी गिगनाऊ। ठीक है, गिगनाऊ भिवानी के अंदर क्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? हमें फॉर हॉर्टिकल्चर देखने को मिलता है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। ठीक है जी, अगला हमारे पास आता जो 5वें नंबर का, वो आता है मधुमक्खी पालन। ठीक है जी, यानी जो हमारे पास, चलो मधुमक्खी पालन ने छोड़ो, एक बार इससे पहले और देखो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल का मतलब समझते हो? उस दिन वाली क्लास के अंदर बताया था, शायद वीरवार वाली क्लास के अंदर, जिस दिन मैंने जलवायु से रिलेटेड चीजें करवाई थी। सब ट्रॉपिकल का मतलब होता है उपोषण, उपोषण, और ट्रॉपिकल हो तो उष्ण, दोनों के डिफरेंस बताए थे। यानी सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, यानी जो उपोषण कटिबंधीय फल हैं, उनका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर है? सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल का मतलब हो गया उपोषण कटिबंधीय, और ट्रॉपिकल हो तो ओनली वो आता उष्ण कटिबंधीय है। दोनों के अंदर डिफरेंस याद रखना। ठीक है, सब आ जाए तो उपोषण, नॉर्मल आ जाए तो अपना वो। ठीक है, फ्रूट्स यानी कि फल। तो जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स यानी कि उपोषण कटिबंधीय फलों का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र है, वो हमको कहां पर देखने को मिलता है? तो हमको कहां पर? लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। कहां पर? लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर। ओके भाई, इसको कैसे याद रखो? इसको ऐसे याद रखो भाई, सब ट्रॉपिकल उपोषण कटिबंधीय फल, यानी उपोषण, उपोषण का मतलब पोषण करना। ठीक है, मां अपने छोटे बच्चे का पोषण कैसे करती? बड़े ही लाड प्यार से क्या है? अपने छोटे बच्चे का पोषण करने का काम करती। लाडवा से बड़े ही लाड प्यार से क्या है? अपने छोटे बच्चे का पोषण करने का काम करती। कौन? एक मां। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। उसके बाद आता आपके पास अगला, हमारे पास आता 6ठे नंबर पर खजूर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खजूर। जो खजूर उत्कृष्टता केंद्र है, ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? खजूर का मतलब क्या होता है? खजूर ना, खजूर तो हमने देखे रखे होंगे। खजूर कैसे होते हैं? मीठे होते हैं जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और आजकल के जो लड़के हैं ना, वो इतने जार प्रवृत्ति के हो गए हैं कि वो मीठे लड़कों को भी नहीं छोड़ते। मीठा लड़का कौन सा हो गया जी? ऐसा लड़का जो लड़का होते हुए भी लड़कियों की हरकत करता है, उसको मीठा बोलते हैं। लड़कियों की हरकत कैसे? जैसे मान लिया छोरा है, छोरा होगी भी मटक मटक के चाल, मटक मटक की छोरी चाले अगर है। ठीक है, छोरा होते हुए भी जैसे मान लो उसको में चोट लगी, ओई मां मैं तुम्हारी की, ठीक है, इस टाइप की हरकतें कराए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको मिठा बोल देते हैं अक्सर हरियाणवी लोकल लैंग्वेज के अंदर। तो खजूर यानी कि मतलब ये समझ लो, कड़े देखने मिलेगा हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। और याद कैसे रहो, हिसार, सार का उल्टा बन गया जार, यानी हिसार के जो जार है वो मिठा ना भी कौन छोड़ दे भाई, बच की रहा करो। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खजूर हमें हरियाणा के हिसार जिले के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है जी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्ट्रॉबेरी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्ट्रॉबेरी, जो हमारे पास स्ट्रॉबेरी होती है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जूस है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो जूस हुआ है।
ठीक है, जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो भाई, ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? स्ट्रॉबेरी का जो उत्कृष्टता केंद्र है तो ये मेरे हरियाणा के यमुना नगर के अंदर देखने को मिलता है भाई। कैसे याद रखोगे? वो जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जो जूस बनाना उस खातर यमुना नदी का पानी की जरूरत पड़े है, उस बिना के है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जूस नहीं बनता। ओके जी, ये चीज भी हमें समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है जी, उसके बाद आता है हमारे पास मधुमक्खी पालन केंद्र, जो कि अक्सर एग्जामिनर पूछता ही है। हरियाणा के अंदर जो मधुमक्खी पालन केंद्र वो कहां पर है? मधुमक्खी पालन केंद्र। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, ये मधुमक्खी कोई आम सौदा तो है कौन भाई? एक बार अटैक कर दे तो आदमी ना मार भी इसका इतना जहर हो मधुमक्खियां में, जो डंक डंक लग गया ना, कटक 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 कटक, जब पूरा गातमा मार देना तो पूरा शरीर में जहर फैल जाए, मरे जाओगे, बेरा ही नहीं पटेगा, सोजन नहीं, सारा सौदा समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी, तो जो मधुमक्खी पालन केंद्र वो हमें कहां पर देखने को मिलता है? हमें कुरुक्षेत्र के अंदर देखना। कैसे याद रखोगे भाई? मधुमक्खियों के साथ भी क्या कुरुक्षेत्र के युद्ध की तरह युद्ध लड़ना पड़ता, तब जाके हम लोग बचते हैं। ठीक है, यानी कि शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर क्या हमको मधुमक्खी पालन केंद्र देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीज भी हमें क्लियर होगी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को करवा दिए। आप सभी के मेरे हिसाब से दिमाग के अंदर घुस भी गए होंगे। हाँ जी, दिमाग के अंदर घुस गए। ओके जी, अब हम लोग करें कुछ बोर्डों के बारे में बात, यानी खेती बाड़ी से रिलेटेड कुछ बोर्ड है। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड, विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग बोर्ड। ठीक है, आपसे पूछ लिया हरियाणा का प्रथम किसान बाजार कड़ लगा था, मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, हरियाणा, इन सारे बोर्डों के बारे में आप ये पढ़ने का काम करेंगे। अब मेरे को ये बताओ, इतने फैक्टर सभी साथियों के समझ में आए? आप इन्हें दो चीजें करी है अभी तक, एक तो हरियाणा के अंदर जितनी मंडियां हैं और जितने भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र है वो। ठीक है, अब आगे चलूं मैं, बताओ एक बार के लिए क्या हुआ? हाँ, कांस्टेबल की ज्वाइनिंग के बाद अपर लेवल की पोस्टों के लिए स्कोर वैलिड रहेगा, उससे वो वाला पे लेवल और उससे नीचे वाला जो पे लेवल है वो उसके लिए आप इनएलिजिबल रहोगे। देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं भाई क्या है रूल। ये है, जैसे मान लिया अभी हरियाणा पुलिस की भर्ती लिखड़ोड़ी है भाई, और हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है, इस ये भर्ती का जो पे लेवल है वो है 21,700, ये इसकी बेसिक पे है। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। अब ये जो बेसिक पे है ना, यानी कि अगर इस पे लेवल की कोई और जॉब है जिसकी 21,700 बेसिक पे हो, या इससे नीचे वाली लेवल की, जैसे इससे नीचे क्लर्क है, क्लर्क का जो पे लेवल होता है 19,900 समथिंग हो, मेरा एग्जैक्टली जानना 19,900 इतना हुआ है। इससे नीचे ग्रुप डी भी है। ठीक है, या कोई और भी वैकेंसी होगी, जैसे एक एसआई इन कोऑपरेटिव सोसाइटी की वैकेंसी है, एसआई इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसकी भी पे लेवल यही है, क्लर्क वाला। ठीक है, नाम के आगे सब इंस्पेक्टर लग जाता है, लेकिन पे लेवल उसका 19,900 ही है। ठीक है, तो अब इन वैकेंसियों के लिए आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, और ये रूल भी तब लागू होगा जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हो। जैसे आप हरियाणा पुलिस मान लो आपका सिलेक्शन हो भी गया, ओए पाछा अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करते तब ये रूल लागू नहीं होगा। आपका सिलेक्शन हो गया, होने के बाद आपने ज्वाइनिंग कर ली, ठीक है जी, उसके बाद आप ये छोटी पोस्ट है इनके लिए आप फॉर्म नहीं भर सकते, इनके लिए आपका सीईटी स्कोर इनवैलिड हो जाएगा। और कोई बड़ी पोस्ट आती है, जैसे मान लिया हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की आएगी, उसके अंदर पे लेवल 35,400 है। ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और कोई एक्साइज इंस्पेक्टर की आएगी, या कुछ भी मंडी सुपरवाइजर एंड जो भी आएगी, ठीक है, यानी जो इससे ऊपर के पे लेवल के आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप ज्वाइन हो रहे हो और चाहे कुछ भी हो रहे हो। चीजें समझ में आई? ठीक है, बाकी मेरी आप लोगों को यही राय है, ठीक है, किसी की सीट मत खराब करना। मतलब धक्का तो अपनी हवाबाजी करने खातर है, कोई जो मतलब कि जरूरतमंद बच्चा हो, ठीक है, जैसे मान लिया आप पहले तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पे हो, या कुछ भी लगा लो, आपका घर का बैकग्राउंड ठीक है, तो भाई वो सौदा ना करियो। बता हम इंटेलिजेंट भी तमनो लगा हमारा और बढ़िया पोस्ट खातर आज का है, तो किसी बच्चा की गरीब बालक की सीट ना खराब करियो। कदे कोई बालक बेचारा जिसना वास्तव में जरूरत हो नौकरी की, अरे हमारा हवाबाजी खिलाने चक्कर में ओह मन तो यह नौकरी पड़ दी, ओह मन तो यह नौकरी पड़ दी, उसका चक्कर में किसी और बालक की सीट किसी तीसरी कर दो। ठीक है, उस चीज का थोड़ा ध्यान रखियो। चले भाई आगे चलो जी। आगे अब हम लोग आते हैं हमारे अगले फैक्टर के ऊपर, जिसका नाम होगा जितने भी हमारे हरियाणा के अंदर बोर्ड है खेती बाड़ी से रिलेटेड। ठीक है, अब हम लोग इन बोर्डों के बारे में पढ़े, उसका तो वन लाइनर एक मतलब वो है वेटलैंड क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, उसका आज की क्लास हो जाएगी पूरी। ठीक है, अब बोर्डों के बारे में पढ़े। पहला जो हमारे पास बोर्ड है उसका नाम है हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, यानी कि विपणन का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग बोर्ड। ठीक है, हरियाणा राज्य पूछा जाता है ये बोर्ड का हेडक्वार्टर कड़ा है, ठीक है, स्थापना कब हुई थी, तो ये चीजें याद रखनी। कृषि विपणन बोर्ड भाई, विपणन का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग, लिख लो, कृषि मार्केटिंग बोर्ड।
ओके, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर और इसकी स्थापना कब हुई थी? हेडक्वार्टर सभी को पता, कड़े देखने ना मिला कर है, पंचकुला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ओके जी, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969। इसको कैसे याद रखोगे भाई? कृषि यानी खेती बाड़ी से रिलेटेड चीजों की मार्केटिंग करनी है भाई, 1969, वरना आपके ऊपर लगेगा फाइन, सीधी सी बात है। ठीक है, यानी कि 1 अगस्त 1969 को क्या है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की आपकी स्थापना हुई थी। ओके जी, ये चीज हमको समझ में आगे दिमाग के अंदर घुस गई, बहुत बढ़िया है। अब आता हमारे पास हरियाणा राज्य बीज विकास लिमिटेड। आओ, यहां पर 2 फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे, हरियाणा राज्य बीज विकास लिमिटेड, ओके, और एक है बीज प्रमाणीकरण कॉरपोरेशन। ठीक है, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान, दोनों के अंदर डिफरेंस है। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान। अब बच्चे के हैं, इसका मैं कंफ्यूज हो गया है। अब तारती देखो, एक चीज बताऊं, ये तो है बीज विकास, यानी बीज के अंदर और डेवलपमेंट करना। जैसे भाई गेहूं का है, इस वैरायटी का बीज बना दिया, इसका मोर के सौदा गेड़ा, जिसका और बढ़िया वैरायटी का बीज बना, जिसका में बीमारी कम लागे, उर्वरता ज्यादा दे, फसल ज्यादा दे। ठीक है, वो तो क्या बीज विकास का। प्रमाणीकरण का मतलब बीज की वैलिडिटी सेट करना कि हाँ भाई ये बीज है, खेती बाड़ी के अंदर आप यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते, उसको जो प्रमाण दिया जाता है वो अलग संस्थान है। तो ये दोनों अलग चीज है, एक जैसी नहीं। बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हो ये तो एक सौदा बने, लेकिन इनका साल बिल्कुल नजदीक है। ये 1974 और ये इसके 2 साल बाद 1976। 1974 में तो इसकी स्थापना कर दी बीज विकास की। ठीक है, फिर नो बोले यार बीज विकास तो अभी करी जावांगे, उसकी वैलिडिटी कौन देगा? उस लगे उसकी मतलब जैसे ISI मार्क नहीं होता उस टाइप से उसका मोर कौन मारा कि हाँ भाई वो बीज जमा सही है, तो 2 साल बाद इनका मैं कल आई, तो इन 1976 का मैं बीज प्रमाणीकरण संस्थान की भी स्थापना करी। इसको याद कैसे रखो? बीज विकास 74 मतलब चुराना। ठीक है, अक्सर लोग क्या है भाई, जब भी किसानों के लिए बीज आता तो उसको चुरा के अपने पास स्टॉक भर लेते हैं, बाद में किसानों को आई दाम के ऊपर बेचने का काम करते हैं। 1974 और उसके 2 साल बाद 1976, इस तरीके से याद रख लेना। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर दोनों का ही पंचकुला के अंदर हमको देखने को मिलता है। इसका हेडक्वार्टर भी पंचकुला के अंदर है और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर हमें पंचकुला के अंदर ही देखने को मिलता है। ओके जी, लगभग हेडक्वार्टर हरियाणा के पंचकुला के अंदर है। ठीक है, पंचकुला। और अगर आपसे पूछ ले हुआ है कि भाई ये जो हरियाणा राज्य बीज विकास लिमिटेड है, इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो 1956 का एक भारत सरकार अधिनियम है, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। के अधिनियम का मतलब समझ गए, कानून। ठीक है, अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। ठीक है भाई, आगे चलो भाई। तीनों के तीनों आपके जो बोर्ड हैं आपके समझ में आए या नहीं आए? बिल्कुल आगे होंगे, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं। ओके जी, उसका बाद हमारा जो अगला बोर्ड आता है उसका नाम है HLR DCL। HLR DCL, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड है। इसका क्या नाम है जी? हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन। इस आर का मतलब रिक्लेमेशन है। मैक्सिमम बच्चे यहां पर रिफॉर्म पढ़ते हैं, आपको समझाता हूं। HR लैंड रिक्लेमेशन, और मैक्सिमम बच्चे पेपर के अंदर भी इसको गलत करके आए थे। ठीक है, हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन है, रिफॉर्म नहीं है भाई, रिक्लेमेशन। ठीक है, एंड डी से बन गया डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर हम इसको हिंदी के अंदर देखें तो हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम। हरियाणा भूमि सुधार। अब मैक्सिमम बच्चे कहते हैं सुधार तो भाई रिफॉर्म भी हुआ है, वो रिफॉर्म अलग है। यहां पर ये भूमि के लिए रिक्लेमेशन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आप सरकार की वेबसाइट पे देखो, वहां पर रिक्लेमेशन है, नॉट रिफॉर्म। ठीक है, भूमि सुधार एंड विकास निगम भाई।
ठीक है। तो ये फुल फॉर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड रिक्लेमेशन यानी जो भूमि है, किसानों के लिए जो भूमि होती है उसके अंदर जो सुधार करना है और उसका जो विकास करना है, उसके लिए एक निगम की स्थापना करी गई, जिसकी स्थापना 1974 के अंदर हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? पंचकुला के अंदर ही हमें इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। 1974 के अंदर हमें इसकी स्थापना देखने को मिलती है। ओके जी, ठीक है। जिस टाइम हमारा बीजवाड़े की स्थापना हुई थी 1974 के अंदर, उसी टाइम हमारे इसकी भी स्थापना हुई थी। ओके जी, ये चीज भी हमें समझ में आगे दिमाग के अंदर घुस गई। उसके बाद आता हमारा अगला फैक्टर जिसका नाम है NFSM। ये क्या है जी? NFSM, एन से आता नेशनल यानी राष्ट्रीय लेवल का प्रोग्राम था, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ठीक है जी, आओ, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन यानी पूरे राष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है, यानी देश के लेवल पर क्या फूड की जो सिक्योरिटी करना है, उसकी देखभाल करना, उससे रिलेटेड मिशन था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ठीक है। और ये हरियाणा में कब लागू हुआ? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई योजना है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय सरकार ने इसको चालू किया था और हरियाणा के अंदर भैया 2007 के अंदर क्या है, ये आपका लॉन्च हुआ था। ठीक है, लिखेंगे HR में 2007 में आपका लॉन्च हुआ था। तो ये डिफरेंस है सेंट्रल लेवल का, हरियाणा का याद रखना। हाँ भाई, हरियाणा में 2007 में लॉन्च, आज तक कभी पूछा नहीं गया, हो सकता आपसे आगे पूछ ले। ठीक है, अगला आता हमारे पास HOPP। ये क्या फैक्टर है जी? HOPP, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं आपको चीजें करना लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट, ये किस चीज से रिलेटेड था जी? ये हमारे पास, जैसे मैं आपको बताता हूं, जब हमने ये जो लैंड का सर्वे कराया, ठीक है, तो उसके अंदर हमने देखा हरियाणा के अंदर जो लगभग 33% भूमि है ना, 33% ये आप ये समझ लो 1/3 भूमि। ठीक है, यानी कि अगर 99, अगर हमारे पास टोटल जमीन है तो 99 के अंदर से जो 33 जो हमारे पास जमीन है, 33 किले होंगे, वो हमारी लवणीय भूमि है। लवणीय मतलब समझ रहे हो, जिसका मैं नूनी देखने ना मिला है। नूनी तो देखी होगी, दौड़ी दौड़ी हो अपनी दीवार में भी नूनी आ जाए है, वो ये जड़ी जाओ, फिर ये क्या बोलिया कर दीवार की लिपाई जड़ी जाओ, पेंट जड़ी जाओ, तो नूनी वाली भूमि है ना। हरियाणा के अंदर लगभग कितने 33% हिस्सा, यानी कि अगर 99 किले हैं तो 33 किले का मैं है नूनी वाली भूमि देखने ना मिला। तो उस नूनी वाली भूमि को सुधारने के लिए क्या है, हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ठीक है, HR ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, आपसे पूछ ले लॉन्च कब हुआ था भाई, लॉन्च की भी तो डेट भी तो पूछ सका है भाई, ये लॉन्च कब हुआ था? तो साल 1994 के अंदर, साल 1994 में आपका लॉन्च हुआ था। ठीक है, और किस लिए लॉन्च हुआ था आपका? HR की 33% भूमि लवणीय है, इसको ठीक करने के लिए क्या है, ये लॉन्च आपका हुआ था। ओके, चीज समझ में आई या नहीं आई? दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? हाँ जी, घुस गई जी, बिल्कुल बेसिक, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं। अब आता हमारा जो महत्वपूर्ण बोर्ड है जिसका नाम है एफिड, जो 2021-22 के अंदर हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई थी, उसके अंदर इससे रिलेटेड पर्सन आए थे। एफिड, ठीक है, एफिड भाई इसका क्या काम है जी? एफिड का मैं मेनली देखो, पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म देख लो। एफिड की आपकी हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड भाई। ठीक है, आप लोग बोलोगे जी तो इसके अंदर क्या हुआ सर? पंजाब में LM भाई आड़ देखो यार, तम जो चीज करवाने लगे उसके ऊपर फोकस रखो ना यार। बिल्कुल बिल्कुल, देखो भाई एफिड का क्या कुछ रोल है भाई? एफिड का मेनली सरकार के द्वारा गठन किया गया था भाई, हरियाणा के अंदर जो खेती बाड़ी की जो चीजें हैं उनका भंडार करने के लिए। आपसे पूछा था एफिड का गठन किस लिए किया गया था? जो खेती बाड़ी की चीजें उनका भंडारण करने के लिए, यानी उनको जैसे सेव करने के लिए। जैसे मान लिया भाई सरकार है किसानों से गेहूं खरीदती है, उस गेहूं को एफिड ले लेता है, एफिड लेके उस गेहूं से कुछ प्रोडक्ट बना दे, उस गेहूं को स्टोर करके रख ले, तो ये सारे काम एफिड के हैं। ओके जी, दूसरा काम क्या है? जो किसानों ने जो भी उत्पादन
ऑप्शन हमको दिए हैं, ठीक है। एफएड के उसके ऊपर अपना टैग लगा के उसकी मार्केटिंग करके उसको बेच देता है। एफएड के खाद के कट्टे ले लो, एफएड का गेहूं का बीज ले लो, एफएड के धान के बीज ले लो, इस टाइप से, ठीक है। और किसानों को बढ़िया उचित मूल्य दिलाना, ये सारे काम किसके हैं? एफएड के हैं, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई? बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ? ब्लॉक कर इसमें। यार तुम इसके ऊपर ध्यान दो ना, मेरा नु कौन समझ में आएगी। हाँ, तेल ताल ये सारे हिस्से के हैं। सरसम खरीद गया, एफएड की तेल की शीशी, ठीक है। ये जो के नाम है कोटा का हमें जो तेल मिला कर है वो भी एफएड वाला मिला कर है, ठीक है। एफएड की तेल की शीशी, लेकिन नो बढ़िया है भाई। जैसे मान लो और जो मिलावटी सौदा उसका एफएड वाला सिस्टम बढ़िया मिला है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी अभी बैच लिया है। अच्छा सर, सीईटी मेंस का प्रोसेस क्या? भाई नहीं पता यार क्या प्रोसेस है, आईसी से भी बड़ा काम है भाई, ठीक है। तो देखो एफएड की पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है। फेडरेशन का मतलब समझ गए ना, और मार्केटिंग का मतलब समझ गए, विपणन। आपने अभी पढ़ा था हरियाणा कृषि मार्केटिंग बोर्ड, विपणन बोर्ड पढ़ा था। स्थापना कब हुई थी? 1969 के अंदर, पंचकुला के अंदर इसकी स्थापना थी, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया एफएड की फुल फॉर्म। एफएड की स्थापना कब हुई थी? जिस टाइम हरियाणा का गठन हुआ उसी टाइम आपकी एफएड की स्थापना भी हुई थी, ओके जी। इसके मेन काम क्या क्या है? इसके मेन काम बताओ भाई। तो इसके मेन काम क्या है? पहला जो काम है वो तो है कृषि उत्पादों का भंडारण करना, कृषि उत्पादों का भंडारण करना, यानी उनको स्टोर करके रखना, ठीक है। दूसरा कृषि उत्पादों की मार्केटिंग करना, यानी विपणन करना। कृषि उत्पादों की जो मार्केटिंग करना है वो भी क्या है? इसी बोर्ड का काम है। तीसरा किसानों को उचित मूल्य दिलाना, क्या है? किसानों को उचित मूल्य दिलाना, ये भी किसका काम है? ये भी इसी बोर्ड का काम है। यानी खेती बाड़ी से रिलेटेड जो भी काम करना, किसानों को बढ़िया क्वालिटी का बीज उपलब्ध करवाना, किसानों को अच्छा खाद बीज उपलब्ध करवाना, भाई खाद बीज उपलब्ध करवाना। तो ये सारे फैक्टर की सारे काम किसके हैं? ये सारे के सारे काम हमारे एफएड बोर्ड के हैं। हाँ जी, ये चीज हमें समझ में आ गई। मास्टर जी एक बात तो विश्व युद्ध एस्टेट का कोई बैच नहीं भाई अपने पास। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। एक सेकंड रुक जाओ भाई, इसमें 2-3 बार टन बैज लिया। ठीक है, हाँ जीडी का बैच नहीं है, फ्री क्लास चलेंगी आपकी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। और क्या रह गया? और तो इसकी वो स्थापना और लिख लो भाई। इसकी स्थापना कब हुई थी? मैंने क्या बताया? जिस टाइम हरियाणा का गठन हुआ। हरियाणा का गठन कब हुआ था? साल 1966 के अंदर हरियाणा का गठन हुआ था। उसी टाइम क्या है हमारे इसकी स्थापना भी हुई थी 1966 में, ठीक है भाई। एफएड से रिलेटेड सारे फैक्ट हर एक साथी क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, दिमाग के अंदर भी चीजें घुस गई। वेरी गुड भाई। अब हम लोग बात करते हैं अगले बोर्ड की, हरियाणा मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। ये इसकी स्थापना कब हुई और कहां पर है? हेडक्वार्टर वही है, कोई भी बोर्ड हो, पंचकुला, सिर्फ भिवानी बोर्ड थी छोड़ के सारे पंचकुला का है। इसकी स्थापना कब हुई? साल 2002 के अंदर। हरियाणा मेडिसिनल
प्लांट बोर्ड। मेडिसिन की जरूरत किसको पड़ती है? दवाई की जरूरत। जो 2 साल का बच्चा होता है उसको दवाई की जरूरत पड़ती ही पड़ती है 2002 के अंदर भाई, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर हमें कहां पर देखने को मिलता है? वही पंचकुला के अंदर क्या हमें इसका हेडक्वार्टर भी देखने को मिलता है। ओके जी, चीज भी हमें समझ में आ गई। इसके अलावा एक आपसे पूछा था हरियाणा भंडार गृह निगम, हरियाणा भंडार गृह जो निगम है इसकी स्थापना कब हुई? हरियाणा के अंदर भंडार गृह का मतलब समझते हो? बस जड़ा जैसे मान लो सारे जो पूरा हरियाणा की जो मतलब की मंडियां हैं और जो भी अनाज खरीदा जाए उसका भंडारण एक जगह कर दिया जाता है, उसको हरियाणा भंडार गृह निगम बोलते हैं। उसी निगम के द्वारा सारी चीजें खरीदी जाती है, सारी चीजें रेगुलेट होती है। तो जैसे ही हरियाणा बनया उसी से अगले साल निगम की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि हरियाणा का तो जो मेन आधार था कमाई का वो खेती बाड़ी था, ठीक है। तो हरियाणा बनते ही अगले साल ही क्या है, हरियाणा का 1966 नवंबर में बनाया था, आखिरी के 2 महीने में बना दिया भंडार गृह निगम 1967 के अंदर। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। स्थापना तो हम समझ गए, लोकेशन तो हम समझ गए खड़ा है पंचकुला का में, ठीक है जी। ये चीज भी दिमाग के अंदर घुस गई। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट फैक्टर आता है वो आता है हरियाणा का प्रथम किसान बाजार, ठीक है। उसके बाद ये फैक्टर हो जाए तुम्हारा पूरा हरियाणा का प्रथम, ये वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है, किसान बाजार। हरियाणा का पहला जो किसान बाजार है भाई उसकी स्थापना कड़े और कद हुई थी, प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो हरियाणा किसान प्रथम किसान बाजार भी कड़ा जड़ा सारे हेडक्वार्टर होंगे उड़े आपका किसान बाजार की स्थापना यानी पंचकुला के अंदर आपकी इसकी स्थापना हुई थी भाई, ठीक है। तो खेती बाड़ी से रिलेटेड भाई जितने भी हमारे पास फैक्ट थे, ठीक है, बोर्ड निगम रैंड बैंड ये जो भी सौदा था मंडी मांडी ये हमने कर ली है पूरी, ठीक है। और जितने भी ये आपकी उत्कृष्टता केंद्र थे वगैरह वगैरह सारी चीज होगी हमारी पूरी। अब हम लोग पढ़ेंगे हरियाणा के वेटलैंड क्षेत्र के बारे में। वेटलैंड कौन सी होती है जी? आदर भूमि होती है, रामसर साइट भी जिसको बोल देते हैं। हरियाणा की जो वेटलैंड रिपोर्ट है इसने ये बताया था भाई कड़ा आर्द्रता गणी है, कड़ा नूनी गणी है, कौन सा जिला में के नमी फालतू है, वो छोटे मोटे वन लाइनर फैक्ट ये और पढ़ाएंगे, फिर वो चैप्टर आज पूरा हो जाएगा, जमा आज पूरा समाप्त करवा देंगे, ठीक है भाई। कौन मेरा भाई मना ALM की एज लिमिट के है, अपन नेट पर सर्च कर लो, गूगल होगा तारा तो रहा, ठीक है। और बताओ भाई, सर मेरे 50+ हैं क्या? हरियाणा पुलिस में नंबर आया? अरे सबका हुआ, डोंट वरी हो जा बल्ली, ये नंबर सबका आएगा बल्ली ये। देखो भाई अब चलते आगे। अब आती है हमारे पास कौन सी रिपोर्ट? हरियाणा वेटलैंड रिपोर्ट। आओ, हरियाणा वेटलैंड रिपोर्ट, ठीक है। वेटलैंड का मतलब समझ गए, यानी हरियाणा आदर भूमि रिपोर्ट। वेटलैंड का मतलब होता है आदर भूमि। हरियाणा की जो आदर भूमि है यानी जिसका में नमी गणी है, नूनी गणी है, लवणीय भूमि, ठीक है, उसकी रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं भाई। तो देखो पहला जो हमारे पास वन लाइनर फैक्ट हो ये है, हरियाणा का सर्वाधिक लवणीय भूमि वाला जिला कौन सा है? हरियाणा का सर्वाधिक लवणीय का मतलब समझ गया, नूनी गणी है, नमकीन पानी पावा, लवणीय भूमि वाला जिला कौन सा है भाई? तो जड़ा सबता गणी जो लवणीयतापन हमको देखने को मिलता है, कड़े देखने ना मिला है, रोहतक का में हमको देखने को मिलता है। और इसको याद कैसे रखो, रोहतक के लोग क्या हैं, रोने लग रहे हैं, रैसे रोहतक रैसे रोने लग रहे हैं। क्यों? जमीन का में नूनी है, नूनी में कि में उत्पादन को नहीं होगा, सारा सौदा का डाउनफॉल हो जाएगा, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर सर्वाधिक लवणीय भूमि रोहतक के अंदर, याद कैसे रखो भाई, रोहतक के लोग क्या है, रोने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर क्या लवणीय भूमि हमको देखने को मिलती है। ओके जी, चीज हमको समझ में आ गई। उसके बाद हरियाणा के अंदर टोटल कितनी है? हरियाणा में लगभग, ये मैं अभी जो वेटलैंड रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से आपको बताने लगे रहा हूं, कोई वो ना समझ ले कोई मैं घरता बनाई ले रहा हूं, ठीक है। तो 9,82,740 9,82,740 जो एकड़ जो भूमि है वो आपकी लवणीय है भाई। एकड़ भूमि क्या है? आपकी लवणीय यानी कि नूनी ग्रस्त है, एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हो, लवणीय या सेम ग्रस्त, सेम है जिसमें, ठीक है, सेम ग्रस्त है इतने एकड़ भूमि। हालांकि आज तक पूछा नहीं गया है क्योंकि ये करंट का टॉपिक है, एक तरीके से हर साल ये डाटा बदलता रहता है भाई। इस साल भैया लवणीय भूमि और कम होगी या फिर और फालतू होगी, तो ये डाटा चेंज होता रहता है। वर्तमान के डाटा के हिसाब से आपको करवाने लगे रहे, ये डाटा आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। हरियाणा के लगभग कितने जिलों के अंदर हमें लवणीय भूमि देखने को मिलती है? तो हरियाणा में लगभग 16 जिलों के अंदर भाई, कितने?
हरियाणा में लगभग 16 जिलों के अंदर हमें लवणीय भूमि देखने को मिलती है। 16 जिलों में क्या है, लवणीय भूमि देखने को मिलती है। ओके जी, ये चीज भी हमें समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई, ठीक है भाई। इसके अलावा अब अगर हम आगे चले तो इसके अंदर क्या है, वेटलैंड क्षेत्र भाई। वेटलैंड का मतलब हो गया आर्द्र भूमि भाई। तो हरियाणा के अंदर लगभग जितना जंगल का एरिया है उसका कितना प्रतिशत आर्द्र भूमि के अंदर शुमार है, तो उसका लगभग 3.33% क्या है, पूरे जंगल का वेटलैंड क्षेत्र है। लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा में पूरे जड़ा जड़ा जंगल देखने मिले, जड़ा जड़ा वन है यानी कि वन वाला जो एरिया है, पूरे जंगल एरिया का लगभग कितना, 3.33%, 33% हिस्सा, वही हो गया 1/3, 3.33% हिस्सा क्या है, वेटलैंड क्षेत्र है। वेटलैंड क्षेत्र है, जंगला की बात होने लग रही है, ठीक, यानी आर्द्र भूमि क्षेत्र है। ओके जी, ये चीज भी हमें समझ में आ गई। एकड़ के हिसाब से बात करें तो 42,478 एकड़, 78 एकड़ एरिया। अगर हम एकड़ में बात करें, परसेंटेज में बात करेंगे तो इतना, ठीक है, और एकड़ में बात करें तो 42,478 एकड़ जो एरिया है, ठीक है, वो हमें इसका देखने को मिलता है, जो कि वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि है, ठीक है। अब हरियाणा के अंदर सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र कड़ा, सबसे ज्यादा वन कड़ा देखने ना मिलना, जो यमुनानगर पंचकुलारी साइड के जो एरिया है, ठीक है, इधर हमें वनों का एरिया लगभग थोड़ा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा कम की बात करें तो भिवानी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया, सूखा एरिया मतलब कि अरावली की पहाड़ी और कम वन क्षेत्र देखने को मिलता है। तो सबसे सर्वाधिक जो आपका वेटलैंड एरिया है, अगर यहां पर लिखे सर्वाधिक, ये पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर, हरियाणा में सर्वाधिक जो वेटलैंड भूमि वाला एरिया है, आर्द्र भूमि वाला एरिया है, वेटलैंड एरिया है, वो हमें कहां पर देखने को मिलता है, वो हमें हरियाणा के यमुनानगर जिले। सीधे बात देखो, यमुना नदी की वजह से क्या है, भूमि आर्द्र हो जाती है, यानी कि गिल्ली गिल्ली हो जाएगी, गिल्ली गिल्ली हो जाएगी। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम हमें कहां पर देखने को मिलेगा, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी का जो एरिया है, ठीक है, जो सूखापन पड़ा रहा है, उड़ता मना के सब तक कम मात्रा का में है, तो हमें वेटलैंड एरिया देखने ना मिलेगा। ओके जी, ये चीज भी समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई। ओके, अब हम लोग बात करें कुछ वन लाइनर फैक्ट की भाई। वेटलैंड के बारे में, आर्द्र भूमि के बारे में आपको सिर्फ इतनी ही चीजें याद रखनी, और इसके बारे में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब खेती बाड़ी से रिलेटेड आपको वन लाइनर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा, आओ। महत्वपूर्ण तथ्य, अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। एक बार के लिए मेरे को कमेंट करके बताओ, आप इन अभी तक जितनी चीजें पढ़ी है सभी साथियों के समझ में आई, और पिछली बार जो हमने पढ़ा था उससे कुछ बेहतरीन तरीके से चीजें होने लग रही है या नहीं होने लग रही, ये चीज भी बताओ एक बार। सर ऑनलाइन बैच लिए, अकाउंट से पैसे कट गए लेकिन फिर भी नहीं दिखा रहा हो। दीपक कादियान भाई, हेल्पलाइन नंबर आपको दिया था, उसके ऊपर अपनी ईमेल आईडी फोन नंबर भेज दो, चेक करके आपको बता देंगे, ठीक है। और बताओ भाई दीपक कादियान बता दो, ये भी इस मैसेज ना क्या बार करेगा। जी सर समझ में आ गई। ओके हाँ, यूट्यूब पर ही रहेगी भाई, शाम को वही 8 बजे GDMTS वाली। ओके, देखो भाई, अब देखो, अब आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य हमारे पास। कौन कौन से हमें तथ्य, आज साइंस की क्लास, साइंस की क्लास किसने बोली, साइंस की क्लास, साइंस पूरी तो हो चुकी नैन्सी, और कितनी बार लगवाओगी साइंस की क्लास है? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों तो पूरी हो चुकी, और के बार बार साइंस ही पढ़ी जाएगी। अब देखो क्या है महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें कौन कौन से देखने को मिलती है हरियाणा के अंदर। देखो सबसे पहले तो कृषि के जो क्षेत्र है उसके अंदर अगर हमें जो सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान करना है तो उस पुरस्कार का नाम क्या हुआ, इसका मतलब समझते हो, यानी खेती बाड़ी के एरिया के अंदर मान लो कोई बढ़िया रिसर्च करता है, कुछ भी करता है, तो उस केस में जो सबसे बढ़िया पुरस्कार जो दिया जाता है, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसका क्या नाम, उसका नाम है ताऊ देवीलाल पुरस्कार। लिखेंगे सभी साथी, कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है
उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा ताऊ देवीलाल पुरस्कार, क्योंकि ताऊ देवीलाल को क्या बोला गया था? किसानों का मसीहा, ठीक है। और जमींदारों का मसीहा किसको बोला गया था बताओ? तो सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा आपके पास? ताऊ देवीलाल पुरस्कार है। ये आपका खेती बाड़ी से जुड़ा सबसे बड़ा पुरस्कार है, सीधी तरीके से याद रह जाएगा। क्योंकि देखो ताऊ देवीलाल है, इनको किसानों का मसीहा बोला जाता, तो किसानों से रिलेटेड अगर कोई सबसे बड़ा पुरस्कार होगा तो ताऊ देवीलाल के नाम से मिलेगा, ठीक है जी। हरियाणा के अंदर 4 बीज फार्म कड़े हैं भाई, HR में 4 बीज फार्म, जड़ा बीजा के ऊपर शोध कराया जाओ, जड़ा बीज बनाए जाओ हैं, तो वो कड़ा आपने देखने ना मिलना। तो हरियाणा के अंदर 4 बीज फार्म आपको हरियाणा के हिसार जिले के अंदर, हिसार के अंदर क्यों देखने को मिलते हैं जी? क्योंकि हिसार के अंदर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, HAU। जब हमने हरियाणा की यूनिवर्सिटियों के बारे में पढ़ा था तो उस टाइम हमने पढ़ा था HAU, CCHU, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और इसी यूनिवर्सिटी के अंदर बीज फार्म है आपके 4, जड़ा नए नए बीज बनाए जाए हैं रिसर्च कर करके भाई, हाँ भी केमिकल ऐड कर दो, फलाना कर दो, नए नए बीज बनाए जाए। बहुत सारे किसान आड़ता बीज भी लेके जाओ, ठीक है जी। अब हरियाणा के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास 2 टाइप की फसलें बोई जाती हैं भाई। एक तो होगी खरीफ की फसलें और एक होगी तारे पास इसकी क्या बोलेगा, रबी की फसलें। ओके जी, खरीफ की फसलें हमने बो दी भाई नवंबर से लेकर, क्या नाम है इससे, जून से लेकर और अक्टूबर तक, ठीक है जी। रबी की बो दी हमने नवंबर से लेकर अप्रैल तक। ओके जी, अब 2 महीने बच गए जी। एक तो मिड अप्रैल से लेकर, मतलब कि मिड अप्रैल से लेकर और मिड जून तक के 2 महीने बच गए। इन 2 महीनों तक जमीन खाली रहती है, तो इस खाली जमीन के अंदर क्या है, एक चीज उगाई जाती है, इसका नाम है ढैचा मूंग, ढैचा या मूंग, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जमीन की जो उर्वरता शक्ति है ना, जो उपजाऊपन वो बढ़ जाता है। तो ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था कि हरियाणा में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, तो ढैचा मूंग की फसल आपकी उगाई जाती है। तो इस चीज को याद रखना, समय पता लगा किस टाइम उगाई जाती है, तो इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में मिट्टी की उर्वरता यानी फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, ढैचा या मूंग की फसल। ढैचा भी बोल देते, ढैचा भी बोल लो, वो मूंग दाल देखी होगी, उससे की फसल क्या आपकी उगाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आप लोग याद रखना। ओके जी, चीजें समझ में आ गई, क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब आपको एक पुराने टाइम की चीज याद रखनी है। हरियाणा के अंदर जैसे पहला जो पुराना टाइम होया करन, जैसे 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी, उस टाइम जो खेत की जुताई कराया कर दे, क्या कराया कर दे, खेत की जुताई कराया कर दे, यानी कि खेत बाण का काम कराया कर दे, तो उस टाइम दिन फिक्स होया कर दे। जैसे 18वीं शताब्दी का समय था, 18वीं शताब्दी का समझ गए, 1701 से लेकर 1799 तक की जितने साल हैं, उस टाइम बुधवार को खेत की जुताई की जाती थी। और 19वीं शताब्दी के अंदर क्या है, सोमवार को खेत की जुताई की जाती है। प्रीवियस ईयर हरियाणा ग्रुप डी 2018 का पेपर था, उसके अंदर आया था, ठीक है। हरियाणा में खेतों की जुताई का समय, ठीक है। और ये अलग अलग है, अलग अलग कैसे, 18वीं शताब्दी का अलग है, ओके जी, और आपका 19वीं शताब्दी का अलग है, ठीक है जी। 18वीं शताब्दी के अंदर कब की जाती थी, 19वीं शताब्दी, तो 18वीं शताब्दी के अंदर हर बुधवार को खेत की जुताई, और 19वीं शताब्दी में हर सोमवार को क्या है, खेत की जुताई की जाती थी भाई। यानी अगर किला बाणा आया करता तो सोमवार ना, 18वीं शताब्दी में बुधवार को क्या है, किला बाया कर दे, ठीक है जी। चीज मारा समझ, ये क्यों जी, अंग्रेजा ना बनाए रखे थे ये सुद्दे, ठीक है। बिल्कुल 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 ठीक है जी। इसके अलावा हरियाणा के अंदर पुराने समय के अंदर जो खेती बाड़ी के ऊपर जो टैक्स वसूलता था, उस टैक्स कलेक्टर का जो पद होता था उसका नाम क्या था? जैसे अंग्रेजों के टाइम पर लगा ले, उस तो पुराना टाइम राजा महाराजा के टाइम पर भी उसका नाम था साहिबे दीवान, ठीक है। हरियाणा में खेती पर टैक्स वसूलने वाले पद का नाम, उस पद का नाम क्या था, ठीक है। तो क्या होता था, किसान के बोला साहब अब की बार हमसे इतना टैक्स मत लो, यानी साहिब ए दीवान, साहिब ए
दीवान, ये इस पद का नाम था। बस किसान के कहते साहब प्लीज हमसे इतना टैक्स मत लो, ठीक है। और जो उस टाइम एक हिंदी के कवि थे फेमस, जिसका नाम था सूरदास। आप लोगों ने जब 10वीं क्लास के अंदर या 9वीं क्लास के अंदर हिंदी पढ़ी होगी तो उसके अंदर कविताओं के सेक्शन के अंदर आपने देखा सूरदास की कविताएं। तो सूरदास ने इसको मतलब इस पद को क्या बोला था? मुसाहिब बोला था, पूछा जाता है, ठीक है। जो साहिबे दीवान था, ठीक है, तो सूरदास ने इस पद को क्या बोला था? मुसाहिब बोला था भाई, मुसाहिब बोला था, ठीक है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। मुसाहिब कैसे भाई? ये मुझसे है एक डालता जो अगर मुझसे अनाज ना काटी खा जाओ ना बोरी का, मैं था नो, ये किसान की कमाई ना है, चोंच मार मार के है अपने काटने का काम कर रहे हैं। ओके जी। इसके अलावा एक इंडिया जीके के अंदर भी एक प्रश्न आता है कि खेती बाड़ी के अंदर है जो मतलब कि जो टैक्स वसूलने की एक प्रणाली थी, ठीक है, जिसका नाम था देशाला प्रणाली। तो ये प्रणाली किसने लागू करी थी? इंट दे देता हूं, अकबर के टाइम पर लागू हुई थी। अब आप लोगों को बताना है, ठीक है। हरियाणा में खेती बाड़ी पर राजस्व वसूलने की दहशाला प्रणाली, बताओ कमेंट करके किसने लागू करी? अकबर के टाइम पर हुई थी, ये समझ लो बस। दहशाला प्रणाली की स्थापना अकबर के टाइम पर राजस्व मंत्री कौन होता था? टोडरमल। तो टोडरमल ही तो करेगा मेरे भाई, ठीक है। तो टोडरमल के द्वारा क्या है, इस प्रणाली को है लागू करने का काम किया गया था। ये प्रणाली बनाई थी, बिल्कुल बिल्कुल, टोडरमल, शाबाश। जंगल में मंगल नहीं होता, जंगल में जंगल, जंगल में झोपड़ा। ये तो शायरी बनेगी, एंड बन का टोला ही डाल। जंगल में जंगल, जंगल में झोपड़ा है, जो भी मेरा 12 माह। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास वन लाइनर जो फैक्ट है उसके अंदर आता है आपके पास सांवड़ी किसको बोलते हैं भाई? हरियाणा के अंदर पुराने समय के अंदर क्या होता था, जैसे अब भी हो जाता है, वैसे मान लिया मैं किसान हूं, मैं घर पर फसल ले आया, कल को मुझे मेरी बेटी की शादी भी करनी है, तो उसकी शादी करने के लिए मैं क्या कुछ फसल अलग से रखूंगा, कुछ अनाज अलग से रखूंगा, जिसको सांवड़ी बोला जाता था, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता सांवड़ी क्या है? तो पुराने समय के अंदर हरियाणा के अंदर सांवड़ी किसको बोला गया है? पुराने समय में एचआर में घर पर लड़कियों के लिए रखे गए अलग अनाज के लिए, अलग से रख दिया कर दिन का खातर अनाज। शादी करनी पड़ेगी उस टाइम, अनाज की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है भाई। अनाज बेचना भी पड़ जाए, अनाज टेंट में लगाना भी पड़ जाए, सारी जगह भाई अनाज था तो सारा सौदा बनाएगा, तो उस अनाज को सांवड़ी बोलते थे, ठीक है। ये चीज भी समझ में आ गई। हरियाणा के अंदर कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं भाई? ये प्रश्न भी आपसे पूछा है। जलवायु अनुसंधान क्षेत्र, रिसर्च सेंटर, ठीक है। हरियाणा में कितने? 2 कृषि जलवायु अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च सेंटर, ठीक है, अनुसंधान केंद्र है। तो हरियाणा के अंदर कितने हैं? 2 कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र जो खेती बाड़ी के लिए जलवायु बताने का काम करते हैं। और वो कहां पर है? तो 2 क्षेत्रों के हैं। एक तो आता है आपका पूर्वी क्षेत्र का, आपसे पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया है, पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु अनुसंधान क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु अनुसंधान क्षेत्र। तो इन दोनों के बारे में आपको बताना है। तो पूर्वी क्षेत्र का हमको कहां पर देखने को मिलता है? तो पूर्वी एरिया, हरियाणा के पूर्वी एरिया में कौन सा? करनाल देखने को मिलता है, ठीक है। तो करनाल के अंदर, पश्चिम के अंदर, दक्षिण पश्चिम एरिया के अंदर में रेवाड़ी देखने को मिलता है, तो बावल के अंदर बनाया गया। वैसे तो है दक्षिण के अंदर रेवाड़ी, ठीक है, लेकिन पश्चिम का नाम का आड़े बनाया दिया दक्षिण का में, ठीक है। तो पूर्वी का कड़ा में करनाल के अंदर देखने को मिलता है, और पश्चिम का में बावल कहां पर है? हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर हमको देखने को मिलता है, यहां पर भाई, ठीक है। ये मतलब पता कौन भाई, कुकर बना दिया सरकार ने, पश्चिमी क्षेत्र नाम टेक दिया और अनुसंधान केंद्र बना दिया दक्षिणी क्षेत्र का में, ठीक है। लेकिन भाई अपने को तो याद रखने से चीजें, मतलब पेपर का मैंने कोई रिसर्च कौन पूछा है भाई कैसे क्या था, ठीक है, बिल्कुल भाई। अब हरियाणा की जो कृषि जलवायु है वो किस क्षेत्र में आती है? हरियाणा की कृषि जलवायु है वो किस क्षेत्र में आती है?
तो किस क्षेत्र के अंदर आती है? पार गंगा मैदान, यानी गंगा को पार करने के बाद जो मैदानी क्षेत्र है उसके अंदर आती है। ठीक है, अगर हम लोग उस पूर्वी भारत की तरफ से आए तो गंगा नदी को पार करके जो मैदानी क्षेत्र आता है, पार गंगे मैदानी क्षेत्र। ठीक है, यानी गंगा को पार करने के बाद जो मैदानी क्षेत्र आते हैं, यहां पर हमें हरियाणा की क्या कृषि जलवायु देखने को मिलती है। ओके जी, फैक्टर भी हमें समझ में आ गया। अब दो और बेस्ट वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद छुट्टी कर दूंगा क्लास की। हरियाणा के अंदर झींगा उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है, जहां पर झींगे का सर्वाधिक उत्पादन हमको देखने को मिलता है? और हरियाणा के अंदर सर्वाधिक जलाक्रांता वाला जिला कौन सा है, बताओ। झींगा उत्पादन में प्रथम जिला, उत्पादन में फर्स्ट जिला बता दो। और आपका हरियाणा में सर्वाधिक जलाक्रांता वाला जिला, हरियाणा में सर्वाधिक जलाक्रांता वाला जिला कौन सा है? जलाक्रांता मतलब जल से जो बिल्कुल सारा शोधन तय है, जलाक्रांता वाला जिला। ठीक है, ये दो जिलों के नाम बताओ फटाफट। तो अगर हम लोग बात करें झींगा उत्पादन में पहला जिला कौन सा? हरियाणा का सिरसा है। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे भाई? झींग का मतलब हो गया भाई जो छोटे मोटे डैंड्रफ हो गया, छोटे मोटे फंगस झींग कर दी, सिरका में चल जाकर। ठीक है, यानी सिरसा के अंदर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और जलाक्रांता की बात करें, ठीक है, जलाक्रांता यानी जहां पर भी जल की मात्रा अधिक होगी वहां के हालात कैसे जर्जर यानी खराब हो जाएंगे, क्योंकि बार बार बाढ़ आई जाओगी। यानी इस तरीके से झज्जर जिले के अंदर क्या हमें झज्जर जिले को हरियाणा का सर्वाधिक जलाक्रांता वाला जिला है बोला जाता है। ओके जी, चीजें भी हमें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। अब मेरे को ये चीज बताओ, आपका जो खेती बाड़ी वाला जो सारा टॉपिक है वो हो गया पूरा। हर एक साथी के सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई, ये चीजें आप लोगों को बतानी है। इसके अलावा बच गई जो कल हम लोग जो टॉपिक करेंगे सिंचाई से रिलेटेड, जो खेती बाड़ी के अंदर जो सिंचाई होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। नहरों के बारे में पढ़ेंगे। नहर ये तो हमने पढ़ लिया था जी, नहीं मेरे भाई वो नदियां थी। ठीक है, नदियां और नहरों में फर्क होता है। नदी वो होती है जो आप ऑटोमेटिक अपना रास्ता बना लेती हैं, नहर वो होती है जो आदमी बनाता है। जैसे मान लिया मैंने यमुना नदी के अंदर से ऐसे ऐसे मतलब खोद के पक्की नहर बना दी, उसको नहर बोलेंगे। तो नहर और नदियों में डिफरेंस होता है। नहरें और जो हरियाणा की जो सिंचाई पद्धति है उसके बारे में हम लोग कल पढ़ने का काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इन प्रश्नों की जो पीडीएफ होगी ये बोर्ड पे लिख रखी है वाली, हैंड रिटन नोट्स हो गए जो आपको बैच के अंदर ही मिलते हैं सारी फैसिलिटी। ठीक है, और जो आपकी ये वीडियो क्लास है, जो भी क्लास है अभी यूट्यूब के ऊपर है, ये भी आपकी डिलीट होकर कहां पर मिलेगी? आपको बैच के अंदर मिलेगी। बैच कहां पर मिलेगा जी? जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको एक तो सीईटी मेंस का बैच मिलेगा, ठीक है जी, एक सीईटी ग्रुप डी का बैच मिलेगा, ओके जी, और एक तरती हरियाणा जीके का बैच मिलेगा, नॉर्मल हरियाणा जीके का, एक एएलएम असिस्टेंट लाइनमैन का बैच मिलेगा। चारों मतलब कोई सा बैच ले लियो, हरियाणा जीके सारे में सेम मिलेगी। ठीक है भाई, और जो साथी मॉक टेस्ट लगाना चाहता है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के, तो अलग से टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिए भाई। जैसे आप बैच के अंदर टेस्ट सीरीज के सेक्शन के अंदर जाओगे, ठीक है, ऐप डाउनलोड करके, तो उधर आपको हरियाणा सीईटी मेंस के नाम से टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना आप लोग। ठीक है, उधर आप लोग क्या है मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हो। 3 मॉक टेस्ट डल चुके तुम्हारे। ठीक है, डेली का एक डलता है और आप लोगों को डेली नहीं लगाने, ठीक है, हर 2 दिन में एक मॉक लगाना होता है। डेली लगाओ तो पागल हो जाए। मॉक लगाओ, मॉक लगाने के बाद उसका एनालिसिस करो, यानी उसके सॉल्यूशन देखो कि हाँ मेरी गलती क्या थी। कोई सा क्वेश्चन आपको नया दिखता तो उसको अलग से कॉपी में नोट करो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये मॉक टेस्ट लगाने हैं। चीजें समझ में आई? मिलते हैं दिन में, हर दिन में भाई 3 बजे। अपना ऐप है ना जो जॉब्स टारगेट जो ऐप है, जिसने बैच ले रखे, तो बैच के अंदर में एनिमल हस्बेंड्री क्लासें आज से शुरू होंगी। ठीक है, आज हम लोग पशुओं के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग पशुओं के बारे में। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो सभी को राम राम, धन्यवाद। हाँ, एनिमल हस्बेंड्री कह दिया, यूट्यूब पर नहीं होगी, वो बैच के अंदर होगी भाई। ठीक है, लांडा ले लो, खेच जाओ भाई फटाफट।